नमस्ते। आज मेरे साथ बहुत ही एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति अमित भटनागर साहब। अमित साहब इस समय एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ाई चूंकि कैमरे की नज़रों से दूर है, रिपोर्टर से दूर है, तो वो राष्ट्रीय सुर्खी नहीं बन पा रही है। केन बेतवा जो परियोजना है, जो एक सरकार ने कहा था कि 2 नदियों को जोड़ेंगे, 44,000 करोड़ रुपए की योजना, 46 लाख पेड़ काटने के बाद कितने कितने आदिवासी हटाए जाएंगे, कितना अच्छी धरती खत्म होगी, उन सब की लड़ाई, एक लंबी लड़ाई अमित भटनागर साहब लड़ रहे हैं। मेरा सिर्फ अमित साहब आपसे ये आग्रह है कि संक्षेप में मेरे दर्शकों को, क्योंकि हो क्या रहा है, आपकी ये लड़ाई की बात बहुत ज्यादा वहां तो पहुंच रही है जो इसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन आम लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में इस समय ये हो क्या रहा है। थोड़ा संक्षेप में इस पूरी बात को बता दीजिए अमित भटनागर साहब। दरअसल ये कैन बेतवा लिंक परियोजना जो ये कह रही है कि हम बुंदेलखंड की प्यास बुझाएंगे और उसके एवज में बुंदेलखंड का जो फेफड़ा कहलाते हैं, कैन बेतवा लिंक परियोजना के तहत हमारा जो पन्ना रिजर्व टाइगर है उसमें छतरपुर और पन्ना जिले के 21 आदिवासी बहुल गांव पूरी तरीके से उजाड़े जा रहे हैं और लगभग 1 सैकड़ा से ज्यादा गांव अप्रत्यक्ष रूप से इससे प्रभावित हो रहे हैं। कुछ आंशिक हो रहे हैं, कुछ और रूप में हो रहे हैं। और इसमें बुंदेलखंड का फेफड़ा जो कहला रहे हैं, 46 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। हमारा भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ पन्ना रिजर्व टाइगर जा रहा है। बुंदेलखंड की जो जीवन दाहिनी नदी है कैन नदी, उसका अस्तित्व पे संकट है और इसमें गिद्ध का जो पुनर्वास केंद्र है, इसके साथ ही घड़ियाल केंद्र है और हमारी कई प्रजाति के पेड़ लताएं और ये सारा सब प्रभावित हो रहा है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो ये दावा कर रहे हैं कि हम बुंदेलखंड की प्यास बुझा रहे हैं, तो हमारा इससे जो ये परियोजना बन रही है ये किशनगढ़ क्षेत्र कहलाता है, जहां पर ये गांव 14 गांव पूरी तरीके से अस्तित्व खो रहे हैं अपना। 10 गांव डूब रहे हैं और 4-5 गांव जो है वो पन्ना रिजर्व टाइगर को उसके जमीन के एवज में दिए जा रहे हैं। लेकिन ये किशनगढ़ क्षेत्र के आसपास के कोई प्यास नहीं बुझ रही, एक गांव को पानी नहीं दिया जा रहा। छतरपुर जिले का जो सबसे प्यासा दूसरा क्षेत्र है वो बक्सवाहा क्षेत्र है, लेकिन बक्सवाहा को भी पानी नहीं दे रहे हैं। पन्ना का कलदा क्षेत्र है, उसे भी पानी नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से हमारे टीकमगढ़, निवाड़ी और दमोह के भी सूखे क्षेत्र छूट रहे हैं। तो अब मैं ये देखता हूं कि ये फिर पानी दे किसे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पानी नहीं दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, लेकिन जो 44,000 करोड़ एक बड़ी राशि है। ये सिर्फ 44,000 करोड़ नहीं है। परियोजना जब पूरी होगी, क्योंकि इसमें अभी 3 सेंचुरी हैं, क्योंकि पन्ना रिजर्व टाइगर खत्म हो रहा है, इसलिए 3 और जो सेंचुरीज हैं उनको डेवलप करना है, जिसमें भी फिर और गांव का विस्थापन होगा। और सिर्फ एक गंगऊ बांध जो है, धौड़न बांध जो बन रहा है गंगऊ के पास में, उसमें ये 46 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। अगर पूरी परियोजना में देखा जाए तो ये संख्या कहीं और अधिक होगी, गांव प्रभावित गांव कहीं अधिक होंगे और ये पूरी परियोजना 1 लाख करोड़ तक जाएगी। और अगर अपन ये देखें कि अगर ये बुंदेलखंड की वास्तव में प्यास बुझाना चाहे तो बहुत सारे और तरह के विकल्प हैं। ये बात सिर्फ अमित भटनागर नहीं कह रहे हैं, ये बात देश के बड़े बड़े प्रबुद्ध जो समाज सेवी हैं, जो पर्यावरणविद हैं और यहाँ तक कि सरकार की जो संस्थाएं, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्मित है, और सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी, इन सब का भी ये टिप्पणी है कि अगर ये जो आप लोगों को विस्थापित कर रहे हैं, ये तो आप बिगर विस्थापित किए, बिगर जंगल काटे भी इतने लोगों को पानी दे सकते हैं, इसके विकल्प पे क्यों तलाश नहीं हो रही है? और अगर हम 5 करोड़ रुपए एक गांव में, मैं मोटा मोटा अगर मानूं की खर्च कर रहे हैं, जिसमें हम कई गांव के बहुत सारे किसानों को स्थायी रूप से पानी दे सकते हैं, तो उसमें 20,000 गांव को हम 5-5 करोड़ दे सकते हैं इस 1 लाख करोड़ रुपए में। और जो बुंदेलखंड के हर गांव के आदमी को हम का पानी दे सकते हैं, जो इस आंकड़े से, इनके दिए गए आंकड़े से कहीं अधिक होगा और वो उसका वास्तविक और स्थायी हल होगा। दूसरी इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो है कि ये जिस आधार पे ये कह रहे हैं कि हम पानी दे रहे हैं, तो पानी इतना है क्या? ये आंकड़ा कहाँ है? ये सरकार सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? और 2003 में एक बहुत पुराना आंकड़ा है, 2026 चल रहा है, और उसके बाद बुंदेलखंड में जो जलवायु परिवर्तन है, वर्षा चक्र बहुत प्रभावित हुआ है। और इतने पुराने आंकड़े को ये अभी के समय में अप्रमाणित आंकड़े को ये लोग प्रस्तुत कर रहे हैं इतनी बड़ी देश की परियोजना में, ये अपने आप में ही बहुत संशय से भरा है। दूसरी बात ये कि कैन नदी जो है वो समुद्र तल से जिस
ऊंचाई पे बहती है, अपेक्षाकृत बेतवा से नीची नदी है कैन नदी। एक नीची नदी का पानी अपने बहाव से विपरीत ले जाकर ऊंची नदी में डालना, ये तो कोई लिंकिंग नहीं हुई है, तो लिफ्टिंग हो जाएगी फिर, है ना। दूसरी बात ये कि कैन नदी जोड़ परियोजना का जो सिद्धांत है कि एक बड़ी नदी का एक्सेस पानी छोटी छोटी नदी में डालना। कैन नदी जो है उसकी जल अधिग्रहण क्षमता ही लगभग बेतवा से आधी है, इसकी 28,000 वर्ग किलोमीटर है, बेतवा 46,000 वर्ग किलोमीटर है, लंबाई में भी ज्यादा है, जल अधिग्रहण क्षमता में भी ज्यादा है, ऊंचाई पे बहती हुई नदी है, तो ये संभव नहीं है। और इससे जंगल के कट जाने से, 40 लाख पेड़ के कट जाने से वर्षा पर लगभग 12% असर आएगा। और ये जिस जगह बन रही है वहां अब भूकंप का जो पोखर है, संवेदनशील क्षेत्र है, इससे पूरा बुंदेलखंड तबाही के क्षेत्र में जाएगा। अब सरकारें बिगर विचार किए, बिगर चर्चा किए और यहां तक बिगर कानून का पालन किए, इसमें जो कानून है भू अर्जन कानून 2013, उसमें उसका पालन नहीं हो रहा है। लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं बिगर उनकी जमीनें और खेतों के पैसे दिए। उनकी आजीविका पे कोई चर्चा नहीं हो रही, उनका पारदर्शी तरीके से सर्वे नहीं हो रहा। अधिकारियों फर्जी लोगों को पैसे बांट रहे हैं। जो लोग वास्तविक वहां के प्रभावित हैं उन लोगों को आज भी दरकार है, उनका नाम नहीं आ रहा है और वो सब लोग परेशान है, बार बार आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार तानाशाही पूर्वक तरीके से उनको हटा दे रही है। आज जो लोग कानून की बात कह रहे हैं, आज ये देश की स्थिति बन गई है कि जो लोग, जिनके जल जंगल जमीन आजीविका सब कुछ छीना जा रहा है, वो अपने हक अधिकार की बात कह रहे हैं। ऐसे हक अधिकार की बात कहने वाले लोगों को अनसुना किया जाता है। जब वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं, उनको दिल्ली नहीं जाने दिया जाता। जब वो किसी तरीके से इतने परेशान हो जाते हैं कि चिताओं पर, फांसी पर, जल सत्याग्रह, मिट्टी अपने जिस गांव से दूर किया जा रहा है, इस तरह के मार्मिक तरीके भी अपनाते हैं, तब भी उनकी बातें सुनने की जगह उनके ऊपर 300 केस लगा दिए, 300 लोगों पे केस लगा दिए गए। मेरे सहित कई साथियों पे दर्जनों केस दर्ज हैं। आज हमारे देश की स्थिति ये हो गई है कि हजार 2,000 पुलिस आती है और बिगर मुआवजा दिए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है कि बिगर नोटिस दिए आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते। भू अर्जन कानून 2013, लारा 2013 का धारा 38(1)(38)(2) स्पष्ट रूप से ये कहती है कि जब तक आप पूर्ण मुआवजा नहीं दे दे तब तक उसकी जमीन कलेक्टर अधिकृत नहीं कर सकता। लेकिन बिगर मुआवजा दिए लोगों के मकान तोड़ दिए, बिगर नोटिस दिए आपने 8 गांव पूरी तरीके से हटा दिया। लोग अभी गांव में रह रहे हैं, आपने स्कूल आंगनवाड़ी सब तोड़ दिए, गांव की लाइटें काट दी। लोग कैसे रहेंगे? इस तरह का बर्ताव क्या किसी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में इस तरह का बर्ताव जनता के साथ होना चाहिए? जिनके त्याग पर यह परियोजना टिकी है उनके साथ इतना गलत अमानवीय व्यवहार होना चाहिए? जब आप ये खुद देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, एनजीटी में केस चल रहा है, फॉरेस्ट क्लीयरेंस उसकी रद्द खत्म हो चुकी है क्योंकि इन्होंने 1 साल के अंदर विस्थापन नहीं किया, लोगों को घर और पुनर्वास नहीं किया। तो 2003 में इनको जो 2023 में 3 अक्टूबर 2023 में इनको फॉरेस्ट क्लीयरेंस इसी शर्त पे 1 साल के लिए मिली थी कि आप सबको हटा दें, लेकिन ये नहीं हटा पाए। लेकिन बिगर फॉरेस्ट क्लीयरेंस के, स्टेज 2 की क्लीयरेंस के ये प्रोजेक्ट चल रहा है। पुलिस लोगों को पुलिस के संरक्षण में बट और बूट की दम पर लोगों को उजाड़ा हटाया जा रहा है। हटाने के लिए 2-2, 3-3 हजार पुलिस है, लेकिन बसाने के लिए एक व्यक्ति नहीं है। कहीं उनको पुनर्वास नहीं किया गया, कहीं कानून का पालन नहीं हो रहा। शराब गांव गांव में गलत तरीके से बेची जा रही है, दलाल लोगों के पैसे लूट रहे हैं, लोगों को साथ फर्जी लोगों के नाम चढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन जो कानून की बात कह रहा है, कार्रवाई सिर्फ उस पर हो रही है। धाराएं गांव में नहीं लग रही हैं, धाराएं जो कानून की बात कह रहा है उनके ऊपर धाराएं लगाकर उनको अंदर किया जा रहा है। ये हम सबका दर्द है। साथ में एक दर्द और भी है कि हम ये देखते हैं, हमें खुशी है कि दिल्ली का मुद्दा जल्दी लोगों तक पहुंच जाता है, पहुंचना भी चाहिए, यही लोकतंत्र है और हमको इस बात की खुशी है कि दिल्ली का मुद्दा पहुंच जाता है। लेकिन दर्द इस बात का है कि गांव का मुद्दा 5 साल से लड़ रहे हैं, महिलाएं चिताव पे लेटी हुई हैं, किसान सूली पे लटके हुए हैं, युवा फांसी पे लटका हुआ है। बार बार लोगों को उठा उठा के पुलिस जेल में डाल देती है, केस लगा देती है। ये मुद्दा भी इसी गांव का, इसी देश का है, लोगों का है। अगर जंगल की बात, गांव के रहने वालों की बात नहीं सुनेंगे तो लोकतंत्र का एक बड़ा दायरा
या भारत की एक बड़ी आबादी इस जगह रहती है, तो बड़ी आबादी तो मीडिया से, सरकारों से, उनके दर्द को सुने जाने से दूर ही रह जाएगी। ये इस बात का एक मलाल दर्द कई बार होता जी, है, तो आपके माध्यम जी, से कह रहा हूँ। नहीं अमित जी, एक दो चीजें मैं जल्दी जल्दी पूछ लूं। एक तो ये जो चिता आंदोलन आप लोगों ने किया था बहुत यूनिक था, मैंने भी उसको कहीं कहीं, एक तो इसकी बहुत कवरेज नहीं कर रहा है, मेन मीडिया जो है वो वहां नहीं कवरेज कर रहा है, लेकिन जो भी किया महिलाएं उस पानी में चिता बना जैसा बना के उस पर लेटी हुई हैं, वो बहुत आसान चीज नहीं है। तो एक तो चिता आंदोलन का थोड़ा बता दीजिए, और आपने एक लंबा अनशन किया था, और हुआ क्या कि उसी समय एक दिल्ली में भी अनशन चल रहा था। मैंने उसमें बहुत कोशिश की, नलिनी जी, मेधा जी से बात की, आप अस्पताल में एडमिट थे, वहां पे शायद आपसे बात करने की थोड़ी मनाही थी, क्योंकि आप सरकारी अस्पताल जी। में थे, पुलिस के पहरे में थे, एक तरह से आधा गिरफ्तारी जैसे थे आप। दोनों चीजों को, चिता आंदोलन और आपका जो अनशन था, इस पे जरा बता दीजिए, और वो अभी अनशन कैसे और कब आपने उसको स्थगित किया? क्योंकि मुझे मेधा जी और नलिनी जी ने कहा कि हम लोगों ने उनको समझाया है कि तुम्हारा जीवन ज्यादा जरूरी है, तुम नहीं रहोगे तो इनकी लड़ाई बहुत कमजोर हो जाएगी, और शायद ये भी था। इस पे आ, जरा एक बार मुझे बता दीजिए। हाँ, चिता आंदोलन जो है, देखिए कोई जीते जी चिता पे नहीं लेटना चाहता। हमारा तो कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था, विचार भी नहीं था कि चिता का कैसे विचार। ये तो जब हम लोगों को तरह तरह से प्रताड़ित किया गया, हमने सारे लोकतांत्रिक तरीके, जो परंपरागत तरीके हो सकते हैं, एटलीस्ट जल सत्याग्रह जो है, जो तरीके हम लोगों ने देखे थे वो सब हमने तरीके अपनाए, लेकिन नहीं माना गया। तो हमने दिल्ली जाने को दिल्ली नहीं जाने दिया गया, हम अपने गांव में जाके बैठ गए नदी के पास में, लेकिन नदी के पास भी नहीं बैठने दिया गया। हमारा पानी रोक दिया गया, राशन रोक दिया गया, लाइट रोक दी गई, लोगों का आना जाना रोक दिया गया। हम लोगों के ऊपर धारा 144, वहां नदी की धारा में भी धारा 144 लगा दी इन लोगों ने। तो फिर हम लोगों को लगा कि एक भी पेड़ नहीं था, क्योंकि पेड़ वहां काटे जा चुके हैं, लगभग 17 से 30 हजार पेड़ काटे जा चुके हैं, तो वहां एक पेड़ नहीं था। तो बहुत गर्मी भी थी अप्रैल में, तो एकदम आया कि सरकार हमको जब मार ही डालना चाहती है, तो हम लोग भी अपनी चिता पे खुद लेट जाओ, कहें सरकार से कि अब आगे तुम आग लगा दो, मार डालो। बस सिर्फ ये तरीका था। और मौत के जितने भी स्वाभाविक तरीके थे, चाहे वो फांसी हो, चाहे वो जो भी समझ में आया, जल सत्याग्रह हो, भूख हड़ताल हो, चूल्हा बंदी हो, इन्होंने कहा कि तुम्हें फांसी पे लटका देना चाहिए, आप लोग तो ऐसे काम कर रहे हो, तो फिर फांसी पे अब हम लोग आ गए। तो ये एक कॉन्सेप्ट आया वहां से, एक दर्द ने वहां तक पहुंचा दिया। दूसरी बात ये कि जब हम लोग, आपका दूसरा सवाल था कि हम लोग जब वहां अनशन पे थे, क्योंकि सरकार हमारी जब नहीं सुनती है तो फिर ये लगता है कि इस देश में जान दे देना ज्यादा बेहतर है। जब हम लोगों की बात, लोगों के दर्द को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, सब हम लोग बैठे हुए हैं, तो फिर आ, कई तरह के विचार। तो उसके बाद जब पुलिस ने मेरे हमको उठाया और बेड पे पहुंचाया वहां पर, कि आपकी चिंता थी, ऐसा कह के उठाया गया, लेकिन महिलाओं को बहुत गलत तरीके से हटाया था, और खचोड़ते हुए, और कई लोगों की साड़ियां, चूड़ी और चोट भी आई थी। तो फिर इसके बाद जब हम लोग, देश भर से मेधा जी की अपील आई, बहुत ही रोते हुए, दिल को काफी छुई, और देश के लगभग 400 सामाजिक और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने वीडियो के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से ये सूचना भेजी, और मेरे तक ये जानकारी पहुंची। इसके साथ ही मैंने किसी तरीके से समझाना कोशिश किया कि भाई हम लोग जी के, अगर हम लोग अपने लोकतंत्र को नहीं बचा पाए तो हम लोग जी के करेंगे क्या, और इतने साल से जिंदा तो हैं, और मुर्दों की तरह जीने से अच्छा है मर जाना। मतलब एक इस तरह की मनोभावना में मैं आ गया। और लेकिन उसी समय हमारी जो, जिनके साथ हम आंदोलन कर रहे थे, उन माताओं ने भी खाना खाना बंद कर दिया। गांव गांव में चूल्हा बंदी, अपने बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी खाना नहीं मिल रहा था। तो ये बात मेरे को दिल में बहुत ज्यादा छुई, और मुझे लगा कि मैं उन लोगों को किसी तरह से तार्किक तरीके से, अपने तर्क से, जैसे मेधा जी और सबको मैंने बात रखी है, तो शायद इनको भी तर्क से रख दूंगा। लेकिन वो सब रोने लगे, तो मेरे पास उस दर्द और आंसू का कोई उपाय ही नहीं था। तो फिर मैंने अपना अनशन तोड़ा नहीं है आज भी, मेरा अनशन जी, रूपांतरित हुआ है। आज भी उपवास चल रहा है, न्याय उपवास। जब तक लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, अभी मैं बाकी रोटी को छोड़ के बाकी की चीजें ग्रहण, रोटी अन्न के करते हैं। अलावा उपवास मेरा चल रहा है। जी, अमित जी, अब आपसे दो आग्रह है। आज तो हम लोग यहीं तक करेंगे, क्योंकि मुख्य मुद्दा केन बेतवा परियोजना की बात थी, लेकिन एक दिन हम आपका टाइम चाहेंगे। अमित भटनागर की जो यात्रा दिल्ली से शुरू हुई और आज आके एक केन बेतवा में अपने जीवन को होम करने की बात कर रहे हैं, एक एक दिन केवल उसकी बात करेंगे। और एक दिन हम चाहेंगे कि वहां के जो आदिवासी कुछ बच्चे, जो यंग एक दो लड़के लड़कियां हों, उनसे बात की जाए, क्योंकि जी। शायद उनकी बात
हमसे और आपसे कई गुना ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। ये अभी जी। दिल्ली में हम लोगों ने देखा, जो बात छात्रों ने और जो बच्चों ने कर दी, वो बड़े-बड़े लोग नहीं कर पाए थे, लेकिन इस देश के जो जो ये जो यंग जी। जनरेशन है, उसने बहुत ठीक से अपनी बात कही है। तो एक ये 2 इस आग्रह के साथ कि ये दोनों चीज़ें आपके पास जब समय हो तो मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। एक दिन केवल अमित भटनागर की यात्रा और एक दिन उन आदिवासियों की का भी दर्द जरा उनकी ज़बानी सुनने की का जी, आग्रह। बिल्कुल। दिल की बात जी, दिल तक जाती है और जी, बिल्कुल जी, बात आपने सही जी। कही उनकी बात। बिल्कुल मैं बहुत-बहुत कोशिश करूँगा जब बहुत भी आप कहेंगे। जी, धन्यवाद बहुत-बहुत सर। धन्यवाद अमित जी। थैंक जी। यू।